हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा भी हाल ही में हुई है और हमारे हाथ एक पेपर लगा है। इसी का सॉल्यूशन आज करवाने वाले हैं। इसका पहला पार्ट बन चुका है, जिसमें हमने इसमें जो 8 प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों के हो चुके थे, यहाँ पे हमने करवा दिया था। आगे के प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और 10वां प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। कहा गया है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर में अगर आप देखें तो पहला वाला विकल्प जो है वो सही हो सकता है। कारण मैं आपको समझा पाता हूँ तो समझिए। ठीक है, पहले एक्स अक्ष पर ये कहना चाहता है तो पहले देखेंगे कि ये कार्तीय तल पहले बना लीजिए। ये कार्तीय तल बन चुका है। अब यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई डैश है। मूल बिंदु बीच में होता ही है। अब अगर किसी बिंदु की बात की जाए जो कि आपका क्या हो, एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित की बात कर रहा है। अब वो बिंदु कहीं पर भी स्थित हो, अब यहाँ पे और कहीं पे भी रखेंगे तो उसके एक्स की वैल्यू समथिंग रहेगी, पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। और आगे एक्स में कुछ मान और पीछे ज़ीरो, ये देखा जाए तो बी वाले विकल्प में नहीं है, तो ये तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। सी वाला विकल्प सेम टू सेम वही लिख दिया है, ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। पहला उत्तर होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो इस वजह से असमंजस है कि हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी उत्तर हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे जो दोनों बिंदु दिए गए हैं 2,5 और ये -2,9, इनको हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे कि ये दोनों हैं कहाँ पे। देखा जाए तो है कहाँ पे, देखिए 2,5 यानी एक्स पे समथिंग आगे 2 जाएंगे और वाई पे 5 जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं पे आपको आपका बिंदु देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आपका स्थित होगा क्या, 2,5। ठीक है, 2,5 की बात कर ले रहे हैं, तो ये यहीं पे स्थित होगा। और अब बात की जाए -2,9 की, तो -2 तो इधर कहीं जाएगा और +9 यानी ऊपर कहीं जाने का हो रहा है विचार। तो ऐसे में यहाँ पे वो बिंदु हम मान सकते हैं जो कि है -2,9। तो दोनों बिंदु दिखाई दे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से। मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु है, इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर हो रही है, यही दूरी बराबर हो रही है, तो इसकी वजह से ये समदूरस्थ होंगे। अब यहाँ पे दूरी का सूत्र लग जाएगा। अब दूरी का सूत्र किस प्रकार से लगेगा कि d बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर होता है और प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो दूरियां बराबर दी गई हैं, तो यही वाली दूरी का सूत्र हम यहाँ पे 2 बार प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच की दूरी के संदर्भ में प्रयोग करने वाले हैं, x -2। देखेंगे x -2 यूज़ करेंगे तो +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस 0 - 9 करेंगे तो 0 - 9 होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर वर्गमूल लग जाएगा, बराबर के उस पार चलते हैं। और अब हम इस दूरी की बात करने वाले हैं जहाँ पे x -2 लिया जाएगा। क्या मैंने कुछ गंदा यहाँ पे भर दिया है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तो अच्छा लगे। तो अब किस दूरी की बात कर रहे हैं, इन दोनों दूरी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि x -2 लेने वाले हैं, x -2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का यहाँ पे अंडर रूट बना है। अब जब दोनों पक्षों में वर्गमूल हो रहा है और इसका वर्ग करके आप वर्गमूल को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल दोनों हटा ही देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे विस्तार करने वाली बात आ जाती है। तो x + 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर अर्थात यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सीधा 4 लिखते हैं, और प्लस 2 गुणते x गुणते y 2 करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 2 दूनी 4x डायरेक्ट मिल रहा है।
हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। यहाँ वाले हिस्से देखेंगे तो -9 को वर्ग कर देंगे तो अपना 81 मिल जाएगा। 9 9 81 बराबर किस पर आते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपना एक्स स्क्वायर माइनस तो नहीं प्लस रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे -2 दूनी 4x हो रहा है। ओके, आगे जो हिस्सा मिल जाता है वो हो जाता है इस -5 का वर्ग जो कि हो जाएगा अपना 25। अब यहाँ पे दोनों हिस्सों में देखेंगे तो कुछ कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, ये 4 प्लस में है कट रहा है, ये प्लस में है कट क्यों रहा है, क्योंकि अगर इस एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाते तो वो इधर में माइनस में प्लस में होने की वजह से उधर माइनस हो जाता और माइनस वाले से इसके साथ वो कट जाता। और यही हाल अपने इस 4 के साथ भी होता, जो प्लस वाला 4 इधर जाके -4 हो जाता और +4 के साथ कट जाता। लेकिन अगर आप कहें कि आपका ये जो -4 दिया गया है ये भी उधर कट जाएगा तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4x है, एक 4x और आ गया, उधर की ओर 25 है, इस 81 को उधर भेज देते हैं तो -81 हो जाता है। इस 4x का जोड़ 8x हो जाएगा और हमें 8x बराबर इधर 81 में से 25 घटा देते हैं, 11 से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56, वो भी मिलता है माइनस में। तो 8 सते 56 हो जाएगा, यानी x का मान आपको जो मिलेगा वो -7 होगा। तो x का मान अगर आपको -7 मिल गया है तो आपका बिंदु क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे x की जगह पे -7 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा, यानी 0, y -7, 0 जो दिखाई दे रहा है पहला वाला विकल्प वो सही हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला गया, 7 मिनट हमने लगा दिए, पर ठीक है, इतना तो लगना ही था। प्रश्न है भाई, आसानी से आ जाएगा तो फिर प्रश्न ही किस काम का। तो इस प्रश्न को हल हो जाने के बाद इसके उत्तर को बगल खसका दिया और जो छूट गया उसको मिटा दिया। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, इन सब में खिचड़ी हो चुकी है। तो प्रश्न देखते हैं कि 11 नंबर कह रहे हैं कि बिंदु P के जो कि -6,8 है उसकी मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x² + y²। बस इतना सा करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो बिंदु है वो कितना है, आपका -6,8 है, तो यहाँ पे अंडर रूट आप लगाएंगे और x की जगह पे -6 इसका वर्ग होगा और प्लस y की जगह पे 8 इसका वर्ग हो जाएगा। आगे चलेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही 6 का वर्ग आपको 36 मिलेगा और 8 का वर्ग 18 64 मिल जाएगा। जोड़ लेते हैं, 6 और 4 जोड़ करके कितना हो गया भैया, 10 का 0 यहाँ से लगे 1, 6 3 9 1 10, 100 मिल जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो 10 इकाई आप कह सकते हैं कि आपकी दूरी हो चुकी है मूल बिंदु से इस प्रश्न की। तो यहाँ पे आप सी वाले विकल्प को सही लगाएंगे। ओके, तो ये हो गई बातें। अच्छा, अगला वाला प्रश्न काफ़ी आसान है, वो देखते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, यही इसका अधिकतम मान है। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, +1 होगा। अगर आपसे कभी इसमें न्यूनतम मान आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना चाहिए कि न्यूनतम मान -1 होगा। ठीक है, न्यूनतम मान आपका -1 होगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक थीटा बराबर अगर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, थीटा का जो मान 2 कब होता है वो आप समझें कि कॉस में आपकी जो वैल्यू होती है, कॉस से हम बता रहे हैं क्योंकि कॉस से ही आप रिलेट कर पाएंगे। तो कॉस वाले में आपका 60 अंश पे कितना मान होता है, आपका मान होता है 1/2 और उसी को उलट देंगे तो आपको सेक 60 अंश पर आपको मिल जाता है 2। अगर आपने पढ़ा होगा कि कैसे इनको याद किया जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और नहीं समझ में आ रही तो टेबल देख लीजिए, बहुत ही आसान सा काम होता है। सेक का मान 2 कब होता है, 60 अंश पे, यानी 60 अंश आपका उत्तर है। और यहाँ पे 60 अंश कहीं विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है,
तो क्या करेंगे भैया, ये पाई के मान में दिया गया है और पाई के रूप में जो आपके 60 अंश का मान होता है उसको कैसे बदलेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 60 अंश का कोण है, अगर इसको पाई में बदलना है तो आपको पाई रेडियन में बदलना है। पाई से गुणा 180 से भाग कर देना होता है। जो कट गया, छात्री का 18 हो गया, तो आपको पाई/3 दिखाई दे रहा है। ये इतना रेडियन होता है। और विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो ये बी वाला विकल्प का सही हो रहा है। चलिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाने के बाद इनको थोड़ा सा हटाते हैं, साइड करते हैं और आगते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न में हम देख पाते हैं कि हमको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया गया है। तो थीटा यानी अल्फ़ा लिखा गया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दिया गया है साइन अल्फ़ा, ये बराबर है आपके कॉस अल्फ़ा के। तो भैया इसके बटे 1 गुणते 1 लिख लीजिए, कॉस को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। वहाँ पे वो रह कर के भी क्या करेगा, तो ये जो कॉस अल्फ़ा है यहाँ पे है, उसको नीचे भेज दीजिए, यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाएगा और बटे का निशान लग जाएगा, ठीक, निचला लग गया बटेगा। साइन बटे कॉस बराबर होता है tan, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा लिख देते हैं, जिसके बराबर आपको 1 दिखाई दे रहा है। और tan में किसका मान आपका 1 होता है, तो आप कहेंगे कि tan अल्फ़ा ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा tan 45 अंश के मान के बराबर, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो विकल्पों में अगर आकर देखें तो 42 अंश दिया भी गया है, ठीक है। तो बी वाला विकल्प, हालांकि इसको पाई में बदलना होगा तो कितना मान होगा वो आप बदल कर थोड़ा सा बताइए कि पाई में 45 अंश का मान कितना होगा। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि लासा 26 और 91 का लासा 182 है तो 26 और 91 का मासा ज्ञात कीजिए। वैसे आप देखेंगे इसमें बहुत ही आसान तरीका है कि जो 26 है वो किससे कट जाता है, तो 13 दूनिया 26 होता है, ठीक है। 13 दूनिया 26 होता है, 13 से कट जाता है, 2 से ये तो कटने वाला नहीं है 91, तो 13 से ही 91 कट गया है, 13 7 91, 13 से दोनों गिनतियाँ कट रही हैं, जो बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो अपनी 13 ही है। 26 से 91 कट नहीं पाएगा, इस वजह से 13 ही आपका मासा हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार से मासा निकालने के बजाय इसमें आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा से अच्छे तरीके से बिहेव करें और बताएं फार्मूले के साथ में। तो आप कहेंगे कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या के बराबर आपका एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है। इस फार्मूले को याद रखना, इस फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस भाई लासा मासा निकालने के लिए। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वास्तविक मूल होने के लिए कौन सा प्रतिबंध होगा। देखिए, मूल वास्तविक होने वाले जो बातें होती हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हालांकि आपने बहुत सारी पढ़ाई की है तो उसमें ये सारी चीज़ें कभी न कभी तो आपको मिल ही गई होंगी, परंतु एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि आपके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ये अगर 0 से बड़ी होती है तब आपके मूल वास्तविक होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाती है तब पर भी मूल वास्तविक होते हैं। काल्पनिक केवल एक ही दशा में होते हैं, जब वो 0 से छोटा हो जाए। तो अगर आपके बराबर या बड़े हो जाते हैं 0 से, उस दशा में आपके मूल वास्तविक होते हैं भैया। तो आप यहाँ पे इन दोनों को ही प्रयोग करेंगे और विकल्पों में आकर देखेंगे तो ख़ास तौर से बी वाले विकल्प में आप ध्यान से गौर से देखिए तो इस बड़े वाले चिन्ह के साथ में एक छोटी सी लाइन भी ऐसे खींची गई है, वही आपको बताती है कि आपके मूल मतलब जवाब कौन से होने वाले, ये होने वाले हैं, ठीक है। तो बी वाला विकल्प जो कहलाता है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें इस बड़े होने और बराबर होने दोनों के चिन्ह शामिल हैं। तो बड़े गहराई से ध्यान से उसे देखना पड़ता है, तब जा कर के सही जवाब आपको मिल पाता है। खैर, उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और अब 17 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रेखाएं दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं अभी समांतर प्रतिच्छेदन संपाती, इनमें से कोई नहीं, क्या हो गई स्थिति होंगी वो देखना है।
तो उसके लिए हम पहले रेखाओं को लिख लेते हैं। हमारे पास 2x प्लस 3y और प्लस 6 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। दूसरा है 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। और इसमें हमें निकालने वाले हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 2 है, a2 4 है, तो हम यहाँ पे 2/4 करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 प्राप्त हो रहा है। और आगे चेक करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 को चेक करेंगे। b1 ये अपना 3 है और ये 6 b2 है, तो 3/, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और आपको 1/2 देखने को मिल जाएगा। और अगर c1 अपॉन c2 की बात करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, जो कि इनके बराबर नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि a1 अपॉन a2 ये तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और ये वाली दशा आपको बताती है कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये स्थिति यही बताती है कि रेखाएं समांतर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि आपका जो ए वाला विकल्प है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। आगे वाला प्रश्न है कौशिक 30 अंश का मान। देखिए कौशिक 30 अंश का मान कितना होता है। ये कौशिक 30 अंश का मान उतना ही होगा जितना साइन 30 का होता है, बस उसको उलट दीजिए। तो साइन 30 का मान होता है कितना, देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। और अगर आपसे कौशिक 30 अंश की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको उलट दीजिए, 2 जो मिलता है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहला वाला विकल्प सही कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया बता दीजिए थोड़ा सा साइन स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान। देखिए यहाँ पे जो आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो 45 का मान रख कर के आप वर्ग करके जोड़ दो, या फिर आप याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1। अब थीटा की वैल्यू यानी थीटा की जगह पे आप चाहे 45 रखो, 30 रखो, कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कोई भी मान रखोगे आपका एक मान आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बी वाला विकल्प 1 मिल जाएगा। और अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि बिंदु -8,13 बिंदुओं x, 7 और 4, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो x, 7, पहले तो ये समझ लो कि रेखा कौन सी है। ये एक रेखा है, यहाँ पे है x, 7, दूसरे छोर पे है 4, 10। इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर एक अन्य बिंदु है जो कि है अपना ये जो बीचों बीच स्थित है, वो है -8, 13। तो -8, 13 ये दूसरा बिंदु है जो उसके बीचों बीच स्थित है। तो भैया यहाँ पे लग जाएगा मध्य बिंदु पर में। मध्य बिंदु पर में कहता है कि x बराबर आपका जो होगा फार्मूला वो होता है x1 प्लस x2/2। तो अगर x की बात करें तो बीच वाला x यानी कि अपना -8 हो जाएगा। ठीक है, ये -8 हो जाएगा, 1 मिनट, -8 हो जाएगा। और x1 की जगह पे इधर वाला x जो है वो आ जाएगा, यानी कि x प्लस x2 की जगह इधर वाला x वाली वैल्यू जो कि है 4/2 कर देंगे। इस 2 से इधर जाके गुणा करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 दूनी 16, -16 मिल जाएगा। और यहाँ पे हो रहा है x प्लस 4, x प्लस 4, 4 को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा -16 और -4, दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा -20। ऐसा आप कह सकते हैं कि -20 आपका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x मान आपसे पूछ रहा था, x का मान -20, यहाँ पे सी वाला विकल्प देखने को मिल भी जाता है। चलिए ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हम इस
क्रियाकलाप को बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को करना है। आगे और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं और हम बारी बारी से हर एक वीडियो में बारी बारी से एक वीडियो लाएंगे जहाँ पे हर एक प्रश्न के इनके चारों खंडों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को हल कर पाना मुश्किल है, इसलिए बारी बारी से एक एक वीडियो आती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।